बट प्रोफेसर विकांत जी, आज की तारीख में कहा जाता है भाई कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है। कांग्रेस पार्टी की कई राज्यों में सरकारें नहीं है, बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जब 1998 88 89 की बात है, जिस तरीके से राजीव गांधी, उस वक्त तो कांग्रेस पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत था, 400 ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके पास थे, राज्यसभा में भी उनके पास बहुमत था, कई और ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी बोफोर्स के मुद्दे को राजीव गांधी के साथ चिपका दिया गया और 1989 के चुनाव में राजीव गांधी को हरा दिया गया। तो ये बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी की मैसेजिंग इतनी पावरफुल है कि राजीव गांधी जैसे पावरफुल नेता को भी वो सत्ता से च्युत कर देती है और कांग्रेस पार्टी अपने नेता को बचा नहीं पाती है। देखिए, राजीव गांधी के समय पूरा जो आंदोलन था उसको बीपी सिंह लीड कर रहे थे। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स ही निकल करके बीपी सिंह के साथ गए थे और मुद्दे को उन्होंने हवा दी थी और उसमें आरएसएस उसके पीछे था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजीव गांधी उस तरह के मजे हुए उस समय नेता नहीं थे, ये भी हम लोग जानते हैं। और कई गलतियां उन्होंने की जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आगे चल करके मजबूत होने का मौका मिला, मसलन शाहबानों का केस हो या राम मंदिर का ताला खोलना हो। लेकिन इधर जो राहुल गांधी की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मीडियम को भी समझना पड़ेगा। 2010 के बाद जो परिवर्तन हो रहा था, एक तो सोशल मीडिया वहां से आगे बढ़ रहा था, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहे थे और 2012 और 13 में जो आंदोलन हुए उसमें बुद्धिजीवी आए, नागरिक समाज के लोग थे और खुद उसमें आप भी शामिल थे। और जो करप्शन का जो पूरा लेवल चस्पा कर दिया गया यूपीए 2 पर, और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी को एकदम से नकारात्मक छवि के साथ पेश किया गया, वहां से कांग्रेस को डैमेज करना शुरू किया गया। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी आते हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इस बात को जानते रहे बराबर के राहुल गांधी अगर कहीं उभरते हैं तो उनके लिए मुश्किलें पैदा होंगी, इसलिए उन्होंने कभी भी राहुल गांधी को छोड़ा नहीं। आपने जो अभी सवाल किया था कि उसमें ममता बनर्जी पर भी हमले हुए और भी दूसरे लीडर्स पर हमला हुआ, लेकिन उस तरह से वो नहीं चस्पा हुआ जिस तरह से राहुल गांधी पर। उसकी मूल वजह है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो मीडिया को अपने कब्जे में किया कारपोरेट के जरिए, वो एक व्यक्ति कोई राहुल गांधी पर टिप्पणी करता था, वो मीडिया पर 4 दिन चलता था और उसके जरिए आम जनमानस तक हो गया। दूसरा, जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा था उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, या फिर अरविंद केजरीवाल ने उसका इस्तेमाल किया। तो जो प्लेटफॉर्म बदला उसने राहुल गांधी की छवि को ज्यादा एक तरह से बदनुमा किया, तो बीजेपी के अपने प्रयास के चलते। और कुछ गलतियां नो डाउट कि राहुल गांधी से भी हुई, उनको एक कमजोर नेता साबित किया गया। एक तरफ जब वो ऐसे बिल को फाड़ रहे थे, अगर आप ठीक से अगर मीडिया उनके साथ होता तो उसमें राहुल गांधी की तारीफ होती कि करप्शन को लेकर के राहुल गांधी का जो अपनी एक तरह का उन जो खड़े हुए थे उसमें भी राहुल गांधी की नकारात्मक छवि खोज ली गई। जबकि राहुल गांधी जब यूपीए 2 में उनको मौका मिला था कि वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन नहीं हुए, तो उसको भी एक कमजोर नेता के रूप में रेखांकित किया गया और आगे चल करके राहुल गांधी को जो किया गया वो हम लोग जानते ही है जो हुआ। तीसरा एक मुद्दा इसमें जो आपने पूछा था कि क्या वजह है कि नेहरू पर और इंदिरा गांधी पर भी वो लगातार हमले करते हैं राहुल गांधी के दायरे से। दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो अपनी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में 2 बड़े नाम आपके सामने आते हैं, एक तो नेहरू का और दूसरा इंदिरा गांधी का। नेहरू ने जिस तरह से इस देश को बनाया, तो नेहरू की छवि को बदनुमा करना उनके लिए बेहद जरूरी है। नेहरू ने जिस तरह से इस देश को के लोकतंत्र को मजबूत किया, तमाम संस्थाएं खड़ी की, शैक्षणिक संस्थाएं से लेकर के संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया, वो एक उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की जो खाते में जाती है। दूसरा, इंदिरा गांधी के समय जो नेशनलिज्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किया, बांग्लादेश को एक तरह से बनाया, उस समय बड़ा मजबूती के साथ उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। तो ये जो उपलब्धियां थी कांग्रेस, और सोशलिज्म को उन्होंने नीतिगत रूप से लागू किया, उन्होंने तमाम बैंकिंग सेक्टर को और तमाम सेक्टर को जिस तरह से उन्होंने उसका राष्ट्रीयकरण किया, वो तमाम ऐसे मुद्दे थे कि जिस पर कांग्रेस पार्टी आगे चल करके उस विरासत पर राजनीति कर सकती थी। लेकिन उन छवियों को धूमिल करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी था, इसलिए वो लगातार उस इतिहास को बदनुमा बनाए रखना चाहते हैं और खासकर उन पर्सनैलिटीज को
कि जिनकी उपलब्धियों के जरिए कांग्रेस पार्टी कह सकते कि हमने इस देश को ये दिया, तो वहां पर वो बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को और इन सबको, कि वो नेहरू का नाम न ले सके। एक एक ये अब बट प्रोफेसर रविकांत, यहाँ पे मेरा काउंटर आर्गुमेंट है, मेरा एक सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि अभी आपने शाबानो का जिक्र किया, आगे आप ये भी कह सकते थे कि उन्होंने ताला खुलवाया और ये बुमरांग किया, और आज तक हम राजीव गांधी को उसके लिए दोष देते हैं। लेकिन हकीकत यह कि नरेंद्र मोदी जो है अचानक नोटबंदी करते हैं, 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हुए मर जाते हैं, बड़ी संख्या में जो मीडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो तबाह हो जाती है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी पे नहीं चिपकता। उसके बाद अचानक वो लॉकडाउन कर देते हैं पूरे देश भर के अंदर, और लाखों की संख्या में लोग पैदल चलते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो उनके ऊपर नहीं चिपकता है। तो ये क्यों होता है? और ये कहीं ना कहीं तो मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर चीजें नहीं चिपकती, नेहरू गांधी परिवार के ऊपर चिपकती हैं। उसको आप किस नजर से देखते हैं? चिपकने का माध्यम क्या है? नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उस पूरे कारपोरेट मीडिया को अपने शिकंजे में लिया है, और ये छिपा नहीं है, उसके लिए टर्म भी चलता है गोदी मीडिया, और पब्लिक में भी उनको हूट किया जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम ही बैठकर के उसकी आलोचना कर रहे हो, लोग भी उसकी आलोचना करते हैं और लोग बाकायदा उनको हूट करते हैं। उसके जरिए कभी वो डिस्कोर्स ही सामने नहीं आया, वो नैरेटिव ही नहीं खड़ा हुआ। और दूसरा, उनके पास जो नुस्खा है स्थायी कि आप हिंदू मुसलमान करिए, कोई भी इशू हो, नोटबंदी के समय क्या हो रहा था, एक नफरत को पैदा किया गया कि देखिए जो अमीर है उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। लोगों के दिमाग में क्या डाला गया? अब आप वो जो पांडे जी हैं, क्या नाम, तिवारी जी, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मनोज तिवारी, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग जब लाइन में लगे थे तो मैं पहुंचा और मैंने सोचा कि इन लोगों के सामने क्या कहा जाए, तो उन्होंने वो गीत सुनाया कि लोग देश को बनाने के लिए लाइन में लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि हंसते हुए कि लोगों को लगा, अरे वाह साहब, हम तो देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो बेवकूफ बनाना था लोगों का, देशभक्ति के नाम पर कहीं नफरत पैदा करके, इससे गरीब आदमी की साइकिल भले ही पंचर हो रही हो, लेकिन अमीर की तो मर्सिडीज डूब गई। ये जो नफरत पैदा की जा रही थी, ठीक वैसे ही आप जो भी इशू उठाएं, नरेंद्र मोदी का लॉकडाउन जब उन्होंने किया, उसके पहले क्या चल रहा था? कोरोना जिहाद हो रहा था, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बंद कर दिया, या कांग्रेस पार्टी ये कर रही है। तो सारे इल्जाम उन्होंने उठा करके कभी केजरीवाल पर थोपे, कभी मुसलमानों पर थोपे, कभी कांग्रेस पार्टी पर थोपे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी डरा रहे हैं, कोई कोरोना नहीं है, और वो देखा गया। तो लेवल चस्पा करने के लिए वो मीडियम चाहिए, वो नैरेटिव चाहिए, वो लोग चाहिए जो अभी बीजेपी के पास है, उसके पास आरएसएस है, उसके पास आईटी सेल है, उसके पास गोदी मीडिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, अगर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही होती, और राहुल गांधी ने ये समझा इस बात को कि जब तक हम लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तब तक लोग हमारी बात नहीं समझेंगे, और इसीलिए वो आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, और राहुल गांधी की छवि अब वास्तव में लोग समझ रहे हैं कि अब क्या है। तो नरेंद्र मोदी पर वो लेवल इसलिए नहीं चिपक रहा है। अगर आज मीडिया स्वतंत्र हो जाए और संस्थाएं अगर मजबूत हो जाएं, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, 7 दिन पहले पार्लियामेंट को खत्म कर दिया गया, सेशन खत्म हो गया। वहां विपक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उनके सवाल क्या होते हैं कि आप प्रति प्रश्न नहीं कर सकते, 10 मिनट से ज्यादा आप बोल नहीं सकते। तो जहां विपक्ष को संसद में भी ना बोलने दिया जाए, तो फिर इसका मतलब है कि नैरेटिव बन ही नहीं सकता। लोगों तक वो सरकार की जो विफलताएं है वो वहां तक पहुंच ही नहीं रही है। बिल्कुल। और वो क्या रहा है मीडिया के जरिए, वही नफरत, वही सांप्रदायिकता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।